हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एक बार का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान बैच में। और जिस टाइप के आपको सवाल कर लेने चाहिए घर पे बैठ के, जिससे आपकी थोड़ी दिमागी कसरत हो जाए, वो सारे सवाल आज हम करेंगे। और शुरू करते हैं एटॉमिक फिजिक्स का ये लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट एटम पढ़ेंगे भाई साहब, कंप्लीट एटम पढ़ेंगे। शुरू करेंगे जे थॉमसन से। कंप्लीट एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, शुरू करेंगे जे थॉमसन से। फिर अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड पे जाएंगे, रदरफोर्ड से नील्स बोर पे जाएंगे, सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो छोटा पोस्टुलेट है, क्या पता कभी सवाल पूछ दे, तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है? पोस्टुलेट नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। उन्होंने बोला था कि जो एटम होता है इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब ये एटम है। और इस एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उनका कहना था कि पॉजिटिवली चार्ज हर जगह है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहीं बीच बीच में ऐसे फंसा हुआ है, जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसा होता है, सीड्स, वाटरमेलन सीड्स की तरह। ये तरबूज बोला कि ऐसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज हर जगह होता है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, ये उनका कहना था। लेकिन जे थॉमसन की एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, और उसके आउटकम्स को, उसके रिजल्ट को ये दोनों वेरीफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो जे थॉमसन मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑल्सो आउटकम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अगर तुमसे पूछ दे कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। उन्होंने बोला था पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में होते हैं। और पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। ये बात उनकी सही थी। लेकिन पूरे स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वाली बात उनकी गलत हो गई, ठीक है ना। तो एटम की स्टेबिलिटी को और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जो भी रिजल्ट मिल रहे थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जे थॉमसन मॉडल। क्या था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या हुआ कि बम्बार्ड किया, है ना, जब हमने एटम पे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन। जब 99.86% अल्फा पार्टिकल, 99.86%, 99.86% अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के पास करके, ये बिना डेविएशन के पास करके, बिना डेविएशन के पास करके। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में नहीं होता है, वो सेंटर पे ही होता है ना। ये उनका मेन आउटकम था। और इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में पता चला। दूसरी बात, हम यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब है कि मान लीजिए ये एटम है और इसका टोटल चार्ज है +ZA। यहां से एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2E। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2E होता है। हाँ, तो जब हम इसको किसी काइनेटिक एनर्जी से बम्बार्ड करते हैं, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दिया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, रिपल्सन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। तो ये कहीं r0 डिस्टेंस पे आके यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो सारी अल्फा और इस एटम के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब KZE इंटू 2E। तो 2E 2 से मल्टीप्लाई कर दो, E² हो जाएगा, बटा R0 ये आ गया। तो R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप कह सकते हैं क्या? हाँ, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना पास जाके रुकेगा। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच उतना कम होगा। अच्छा, इसमें ये भी आता है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी लिख सकते हैं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से ये R0 को इधर ले जाओगे, V0 नीचे हो जाएगा, ये सारा टर्म कांस्टेंट मान सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पे इसको मैं लिखता हूं हाफ mv0 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, अब अल्फा पार्टिकल का मास, ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, तो R0 इज, सॉरी बेटा सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैट पे भी हमने पढ़ा है, स्पीड डबल कर देंगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 1/4 कम हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे ये भी कह देते हैं
कि आर नॉट ऊपर ले जाएंगे, मास नीचे आएगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये सारे आउटकम्स आपको याद होने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, रदरफोर्ड के मॉडल में? ये नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन की एनर्जी निकलती है वो किस किस रेंज में होती है एनर्जी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और लाइन स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। याद रखना ये बात। हाँ सर। अब जे थॉमसन साहब आते हैं। जे थॉमसन के तीन पॉस्टुलेट में पहला पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट in which energy of electron is fixed, energy of electron is fixed। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है वो फिक्स रहती है, वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी, मतलब वो एक स्टेशनरी वेव बना के इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है सर, समझ गया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए स्टेबल ऑर्बिट इन विच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। दूसरा था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम is quantized। Angular momentum is quantized। Angular momentum is equal to nh by 2 pi। Angular momentum is directly proportional to h by 2 pi होता है। क्या होता है? Angular momentum is directly proportional to h by 2 pi होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि होल नंबर में होगा चीजें। कोई भी चीज क्वांटाइज कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो होल नंबर में होगा। कोई भी चीज क्वांटाइज कर रही है इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू एक फिक्स पैटर्न में होगा। हाँ या ना? कई बार बच्चा कहता है कि सर चार्ज क्वांटाइज है तो चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जो कि फ्रैक्शन में 1.6 into 10 to the power minus 19। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि कुछ भी डेसिमल में हो सकता है। तो क्या चार्ज डेसिमल में हो सकता है? हाँ। क्या एंगुलर मोमेंटम डेसिमल में हो सकता है? हाँ। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बाद जो एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा उसका डबल करेगा, फिर उसका ट्रिपल करेगा, एक फिक्स पैटर्न में होगा। कोई भी रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू। जैसे मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होता है h by 2 पाई फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके बाद होगा 2 into h by 2 पाई, उसके बाद होगा 3 into h by 2 पाई, उसके बाद होगा 4 into h by 2 पाई, उसके बाद होगा 5 into h by 2 पाई। मतलब यहाँ पे n तुम्हारा होल नंबर में होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, मान लीजिए हायर है ये लोअर है, तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक फोटोन निकलता है। उतने ही, मतलब इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन निकलता है। बताइए समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो जोर चमक गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और ये एनर्जी का डिफरेंस है, वो अभी और बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स है वो कौन देता है? तो जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एटम के अंदर न्यूक्लियस पिन पॉइंटेड स्पेस में होता है। न्यूक्लियस में n मान लो कि आपके हैं प्रोटॉन, तो ये n प्रोटॉन है, तो ये z नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर z है, तो z इंटू ई चार्ज हो गया। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी ऑर्बिट में घूम रहा है v स्पीड से, तो इसको घूमने के लिए v स्पीड से mv² r के बराबर फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? mv² r के बराबर फोर्स। देखो mv² r के बराबर फोर्स, और वो फोर्स कौन लगाएगा? एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में बैठा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा सेंटर की तरफ, तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो के इसका चार्ज जेड ही इंटू ई, देखो ना, चार्ज जेड ही इंटू ई, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एम बी स्क्वायर बी आर के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम एम बी आर एन एच बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है। सर समझ गया। अब यहीं से तुम वेलोसिटी निकालो। सर कैसे निकाले? ये भी स्मॉल आ रही है, रेडियस से निकाल। वेलोसिटी निकालो। सर कैसे निकाले? चलो एक काम करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई करोगे तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां से इस आर से आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा। हाँ, इस आर को यहां ले जाओ, तो एम भी स्क्वायर को लिखेंगे एम भी आर, यार आ गया तो सही है क्या? सर एम तो एम है, आर भी आ गया, भी स्क्वायर था तो एक भी यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर रहेगा। हाँ, एम बी आर को क्या लिख सकते हैं? एन एच बाई 2 पाई, तो इसको लिख लो एन एच बाई 2 पाई। वी
एन एच बाई टू पाई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर। तो वी रहने तो टू पाई को यहाँ ले जाओ, तो टू पाई के ई स्क्वायर इंटू जेड बटा एन इंटू एच, तो एन यहाँ लिख लेते हो, इसको साइड में रख दो। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी बराबर है टू पाई के ई स्क्वायर बाई एच जेड इंटू एन। सर ये वेलोसिटी हो गया। हाँ, ये फैक्टर तुम्हारा प्योर कांस्टेंट है कि हाँ, इसकी वैल्यू आती सॉल्व करके 1.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, जहां पे जेड एटॉमिक नंबर है। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देखोगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 1.18 को लगभग 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁶ बाई एन। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट कम होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकेंड ऑर्बिट में इनको 2 रखोगे तो वेलोसिटी कम होगी, थर्ड ऑर्बिट में इनको 3 रखोगे और वेलोसिटी कम होगी, फोर्थ ऑर्बिट में और हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी बाय इंक्रीजिंग एन। सही बात है। अच्छा, तो सर आपकी वेलोसिटी की एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो आया है 2 पाई के ई स्क्वायर बटा एच जेड बाई एन। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं। तो वी की वैल्यू में रख दो, चलिए वी की वैल्यू रख दे। हाँ, वी की वैल्यू ये रख दो, तो वी की वैल्यू रखोगे तो एम साइड में आ गए, ये पूरी वी की वैल्यू है 2 पाई के ई स्क्वायर जेड बाई एन एच इंटू आर बराबर एन एच बाई टू पाई। बड़ा सिंपल तरीका है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, निकाल लो आर बराबर क्या आ जाएगा। तो आर बराबर अगर हम ध्यान से देखें तो एन एच और ये एन एच, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सुंदर, बटा 2 पाई 4 पाई स्क्वायर के रहेगा ई स्क्वायर एम इंटू जेड, ये आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो चलो ठीक है घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई ऐसा पार्टिकल होता जिसमें सब कुछ सेम होता, बस मास डबल होता, तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में उसका जो रेडियस होती है वो आधा होती है। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यस। अच्छा, अगर मैं यहां से एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻34 4 पाई के ई स्क्वायर एम को कांस्टेंट मान लो, तो क्या ये आर बराबर हो जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यस, जहां पे आर नॉट की वैल्यू, इस पूरी को हम कहते हैं बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाओगे तो ऊपर जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। वाह यार मजा आ गया लोग। अब यही चीज सारा यहाँ पे ड्राइव करके यहाँ पे आता हुआ मैंने समझा दिया कैसे आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है आर बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही आया है। आर बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, देखो यही आया है। हाँ सर, ये रेडियस का रिलेशन हो गया, इसको कहते हैं बोर रेडियस। ये एटॉमिक नंबर जेड जिस और देखोगे, और ये है एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो v बराबर 1.8 को 2.2 लिख सकते हैं 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 2.2 इंटू 10⁶ को अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करोगे तो 137 टाइम्स कम होता है, तो c डिवाइडेड बाई 137 एग्जैक्टली इतना आएगा। तो ये भी याद रखना, जेड बाई एन, गलत लिख दिया, जेड बाई एन। काइनेटिक एनर्जी हो जाता है पार्टिकल का हाफ एम वी स्क्वायर से निकालोगे, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर से निकालोगे, तो सर हाफ एम वी की वैल्यू उसका रख दो। हाँ, तो ये आता है एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर, एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर याद रखोगे तो रख सकते हो, क्या है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, क्या है काइनेटिक एनर्जी, एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर, एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो तो एम ई का पावर 4, एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर, 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे एम ई का पावर 4 बटा 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बगल में आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली आता है, यही टर्म आएगा बस इससे डबल होगा, एम ई का पावर 4 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। तो टोटल एनर्जी जो होगा, तुम जोड़ोगे के ई प्लस पी, के ई प्लस पी, तो वो टर्म होगा माइनस एम ई का पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये रहता है 13.6, मतलब तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। और आपकी जो टोटल एनर्जी है जब इनको जोड़ोगे तो डबल निगेटिव में से ये घटाओगे तो एक्जैक्टली आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन टर्म के लिए सारे जेड में 1 की वैल्यू पुट करो। अगर इसका ग्राफ देखो कि आर के साथ अगर तुम लिखते रेडियस के साथ तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनता है, पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऐसा बनता है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा बनता है, जैसा हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, ग्रेविटेशन में जो सैटेलाइट की एनर्जी होती है वो इसी तरीके से तो है, ये फॉर्मूला बना है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होगा 1:2, टोटल एनर्जी -1:-2, यही आएगा क्या बताओ। इसमें एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस है। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होगा 2πr/v, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, तो ये हो गया n स्क्वायर बाई जेड, और वेलोसिटी होता है z बाई n, वेलोसिटी लिखोगे z बाई n, देखो क्या हो गया n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, क्या होगा n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। एक्सीलरेशन होता है बेटा v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखोगे, v स्क्वायर तुम्हारा होता है, v होता है z बाई n, तो z स्क्वायर बाई n स्क्वायर आएगा, और r लिखोगे n स्क्वायर बाई z, तो n स्क्वायर बाई z, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया z क्यूब बाई n का पावर 4। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नंबर ऑफ ऑर्बिट के पे डिपेंड करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 4 पे डिपेंड करता है। तो कितनी अच्छी बात है ये। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड आ जाएगा। करंट होगा q बाई टी, q तो कांस्टेंट है 1/t, तो n क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, देखो n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, टाइम देखो टाइम n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ये आएगा करंट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 5 होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप होता है, तो हमें याद रखना है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मूवमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम E/2m के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज नेगेटिव है तो माइनस भी कहीं लगा हुआ दिख सकता है आपको, एल को यहाँ ले जाओगे तो यही देखो मैग्नेटिक मूवमेंट है EL/2m। तो पूरी पीएचडी करा दी तुम्हें। अगर सवाल आएगा तो यही से आएगा, एक सवाल यही से आएगा जो 2 बोर्ड पे पूरी पीएचडी कराई है, पूरी पीएचडी करा दी तुमको, सारा थ्योरी बेसिक से बता दिया, ये सारी चीजें लिख दी, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और क्या पढ़ोगे इसमें, क्या पढ़ लोगे और मजा आ गया। अब मान लो कि किसी ये n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और वहां से वो n2 ऑर्बिट में, फाइनल ऑर्बिट में यहाँ पे आता है, तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा सर? एनर्जी का डिफरेंस होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी लिखोगे, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, इनिशियल माइनस फाइनल बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इनिशियल एनर्जी बताओ क्या होगा, माइनस माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर इन इनिशियल का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या था e का पावर 4 जेड स्क्वायर, यही था e का पावर 4 जेड स्क्वायर, m e का पावर 4 जेड स्क्वायर, अच्छा m रह गया, यही आया था क्या, देखो ना, यही तो एनर्जी हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसी में माइनस लगा देंगे तो हमारा टोटल एनर्जी हो जाएगा, m e का पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n का होल स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी में n2 आएगा, माइनस और एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस आता तो प्लस हो जाएगा, m e का पावर 4 जेड स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर। इस दोनों टर्म में डिफरेंस किस चीज का है, n का, बाकी सब तो सेम है। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू
यहाँ पे कॉमन निकलेगा एम ई का पावर 4 जेड स्क्वायर बटा 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n फाइनल या n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही बचा। इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड स्क्वायर को मैं छोड़ दूं तो जेड स्क्वायर को छोड़ दूं, एच सी को नीचे लाओ पहले, तो 1/λ ये एच सी नीचे आएगा, एम ई का पावर 4 बटा 8 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी जेड स्क्वायर 1/n2 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/ इनिशियल का स्क्वायर। पूरा ड्राइव करके पता नहीं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि 2-5-7 मिनट लगेगा, 2-4-5-10 मिनट लगेगा, लेकिन चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी ना अच्छे से। तो इसी को हम कहते हैं रेड वर्क कांस्टेंट, 1/λ 912 एंगस्ट्रॉम, जिसका वैल्यू होता है रेड वर्क कांस्टेंट R इंटू जेड स्क्वायर, ये आएगा 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ये जो तुम्हारा जेड स्क्वायर है बेटा, ये जो तुम्हारा जेड स्क्वायर है, एटम हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी। ये 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा R 1/n फाइनल का होल स्क्वायर बटा 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना। देखिए यही तो पढ़ा है, क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सारी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। जेड को 1 रखोगे तो देखो 13.6 1/n2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n1 का होल स्क्वायर, और एस सी को डिवाइड करोगे तो एस सी जेड स्क्वायर 13.6 बटा जेड, इसी को हम आर बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्योंकि नीचे 1/λ है तो इधर मीटर इनवर्स रखोगे ना, नीचे लेंथ आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए। क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आता है। अब यहाँ से हम सीरीज डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो लाइमन सीरीज, इसको कहते हैं हम के कलमन, KLMNOP जैसा सीरीज होता है, इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं हम के ऑर्बिट, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M, इसको कहते हैं N, O, ऐसे चलता है। ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए जो तुम्हारा n की वैल्यू होता है वो 1 होता है। यह है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड ऑर्बिट, ये है तुम्हारा n3, ये n बराबर 2 होगा, n3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगा कि नहीं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट, ये होगा तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ ऑर्बिट। तो ये ध्यान से आपको रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाले किसी भी नंबर से अगर n बराबर 1 पे आता है तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जिसका लेमडा मैक्सिमम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम है। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये है, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और लास्ट लाइन होगा जब n इन्फिनिटी से इसमें आएगा, इसको कहते हैं लेमडा मिनिमम, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, गायब सबसे ज्यादा है। ये जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में था, डायरेक्ट सवाल नीट में पूछते हैं। बाल्मर सीरीज तुम्हारा विजिबल रीजन में होता है। बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड लाइन ये, थर्ड लाइन ये, लास्ट लाइन ये लेमडा मिनिमम लाइन है, ये लेमडा मैक्सिमम, सॉरी ये लेमडा मैक्सिमम लाइन है, ये लेमडा मिनिमम लाइन है। पास्टन सीरीज है, पास्टन सीरीज का ये फर्स्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है। ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री, एक और आता है ऊपर में हम्फ्री। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल, ये नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। देखो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ये वाली चीज, क्या, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं तो N1 होगा, ये N2 होगा, ये N3 होगा, ये N4 होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। अगर आप इसकी एनर्जी निकालोगे, इसकी एनर्जी होगा बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी नेगेटिव में आती है सर, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट में जाऊंगा तो कितना होगा, तो 2 n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, n को रखोगे 2 का उसका 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या, हाँ। नेक्स्ट जाओगे तो 3 का उसका 9 से डिवाइड करोगे तो -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या, फिर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या। इसी तरीके से चलता है। 54 होगा या 51 होगा, ये 51 होगा, ये 54 होगा, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस तरीके से चलता है, एकदम से देखो कितना कम हो जाता है ना। इसका गैप देखोगे तो ये होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका गैप देखोगे तो निकालो 12 पॉइंट समथिंग कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका गैप देखो, इसका गैप देखो, इसी तरीके से ये गैप मतलब एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल के बीच में। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेमडा मिनिमम कब होगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन कब होगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन कब होगा, तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन होगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन होगा क्या बेटा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लिखोगे आप लेमडा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी कब होगा, जब इन्फिनिटी से तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, मतलब n1 इन्फिनिटी होगा, n2 1 होगा ना फाइनल, इनिशियल इन्फिनिटी से 1 में जाएगा, इसको लिमिट लाइन कहते हैं। फर्स्ट लाइन कब होगा, जब n1 2 से n1 1 में है, n2 1 में है ना, इनिशियली 2 से 1 में है। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर बात करेंगे, लाइमन सबसे स्टार्टिंग का सीरीज है। लाइमन सीरीज के लिए बात करेंगे तो n1 मतलब इनिशियल, मैं बोल दूं इनिशियल 2 से फाइनली 1 पे आए तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया लेमडा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी मिनिमम यही ये लेमडा मैक्सिमम। या निकाल के देख लो, निकाल के देखोगे तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, ये होगा 1 अपॉन फाइनल 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक और चीज याद रखना, लेमडा कभी निगेटिव हो नहीं सकता। अगर तुम कंफ्यूज हो रहा हो ना कि यहाँ पे 2 आएगा कि यहाँ पे 1 आएगा क्या आएगा, तो ध्यान से सुनना, नीचे है डिनोमिनेटर में, और लेमडा पॉजिटिव होना चाहिए तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो पॉजिटिव करने के लिए ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर तभी बड़ा होगा जब छोटे से डिवाइड करो, तो यहाँ हमेशा छोटा बड़ा वाला नंबर है। 4 5 तुम्हें लिखना है तो 4 5 कहाँ पे कहाँ लिखो, कौन सा 4 कौन सा 5, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 4 यहाँ 5, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में बड़ा होगा तभी तो ओवरऑल छोटा होगा। समझ रहे हो मेरा लॉजिक क्या कह रहा हूँ, 1 अपॉन लेमडा बराबर आर, 1/1 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लोगे 4 में से 3, 3r/4 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू होगा 4/3r, लेमडा इज इक्वल टू होगा 4/3। ये मैक्सिमम हो गया। हाँ मिनिमम का होगा जब इन्फिनिटी से नीचे तक आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये सारा सीरीज लिख दिया, देखो बाल्मर सीरीज, लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, क्या आपको ये समझ में आता है। अच्छा बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे बहुत आसान है, तो यहाँ पे देखिए बाल्मर सीरीज मिनिमम कब होगा, जब n1 या n इनिशियल इन्फिनिटी से फाइनली 1 में आएगा, और ये इनिशियल 2 से फाइनली 3 से 2 में आएगा, 3 से 2 में आएगा। पास्टल सीरीज सेम उसी तरीके से, ब्रैकेट ये थोड़ा लिख दिए, रिवाइज कर लो, यहाँ पे लिख लो अपने फिल कर, ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये नंबर्स पॉसिबल दो डिफरेंस के नंबर्स लिखिए प्लीज। क्लियर है क्या। चलिए अब आते हैं सवाल कैसे आते हैं नीट में। बेटा एकदम ही आसान सवाल आएगा, रेशियो ऑफ ऑर्बिट पे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे, स्पीड के रेशियो पे, टाइम पीरियड के रेशियो पे, एनर्जी डिफरेंस पे, वेवलेंथ पे, यही तो सवाल आते हैं। और क्या सवाल आता है एटम में बताओ, 99% चांस, एकदम इजी और ऐसे सवाल आते हैं। देखो द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट in a Bohr atom is r, then radius of the third orbit will be, radius of the electron in second stationary orbit, excited state नहीं बोला, सिर्फ second stationary orbit बोला, 2 is r, then radius of the third orbit, third excited state नहीं बोला, simple third बोला है, मतलब इसमें रेडियस क्या होगा आपसे पूछा, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। जब रेडियस r था तो प्रोपोर्शनल टू 2 का होल स्क्वायर बटा रेडियस डैश हमें निकालना है प्रोपोर्शनल टू 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r बटा आर डैश इज इक्वल टू 4/9, 9/4 बोलो क्या होगा, 9/4 होगा r डैश बराबर, r डैश इधर ले जाओ, 9/4 इंटू आर, 9/4 होगा 4 दूना 8, 2 पॉइंट समथिंग, 3 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, r बटा, अरे यार जब ऑर्बिट का नंबर बड़ा है तो रेडियस कम कैसे हो जाएगा, रेडियस तो बड़ा ही होगा। हाँ तो 9/4 होगा 2 पॉइंट समथिंग, 9r तो होगा नहीं, 3r होगा नहीं, ये आंसर आ गया। बताओ ये जेई का सवाल है भाई साहब, बताओ जेई, तुमको नहीं लग रहा है कि जेई हम शर्मिंदा है, क्या सवाल पूछते हो यार, क्यों पूछते हो ऐसे, कहते हो जेई पता नहीं ये कर दो, तूफान ला दो, माटी को कोड़ दो, पानी निकाल दो, पानी को घुसा दो, आग लगा दो, क्या कर दो, क्यों कर दो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखो पता है ईमानदारी से सुनना, नीट ये जेई ऐसा नहीं होता है कि बहुत मुश्किल मुश्किल से कोई चीजें आती है, हाथी घोड़ा रॉकेट साइंस टाइप चीजें आती है,
छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत सारी होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इतने आसानी से ये, लेकिन ये नहीं होता है ना। उतना ही आपको बायोलॉजी, उतना ही आपको केमिस्ट्री, उतना ही फिजिक्स के 28 चैप्टर में 50-50 टॉपिक होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है समझ लो। प्रॉब्लम ये है फोकस की, फोकस की प्रॉब्लम है। अगर आप चीजों को नहीं समेट पा रहे हो तो फोकस की प्रॉब्लम है। सारी चीजें आसान आसान, छोटी छोटी। स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m moves in a such a way that its पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब आगे कहानी नहीं लिखनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो होते हैं ना प्रोपोर्शनल साइन पर होते हैं। देखो ना, पूछा होगा लास्ट ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू, 99% सवाल एटम में प्रोपोर्शनल साइन पे होते हैं। चलो सवाल पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, फिर ओमेगा इज कांस्टेंट पता था, एंड आर इज द डिस्टेंस पता था। पार्टिकल फ्लोटेशन एज्यूमिंग बोर क्वांटाइजेशन ऑफ द मोमेंटम। बोर क्वांटाइजेशन मोमेंटम होता है कि mvr इज इक्वल टू nh/2 एंड सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मतलब r, इन पे किस तरीके से डिपेंड करेगा ये पूछा, तो थर्ड आंसर होना चाहिए। ये पढ़ा तो है, बताओ स्क्रीन पॉज करके बताओ, करो। स्लाइड है 15, स्लाइड 15 स्क्रीन पॉज करके करिए। ये तो पूछा कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये तो आएगा सर। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तो देखो सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो ऐसा है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी कहीं दिया हो तो तुम फोर्स लिख सकते हो। हाँ, F इज इक्वल टू ड्यू बाई डी आर होता है सर। निगेटिव साइन मैग्नीट्यूड इग्नोर करो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर के प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर। और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तो एम बी स्क्वायर बी आर होना चाहिए। हाँ सर, एम बी स्क्वायर बी आर होना चाहिए। तो यहां से आर को इधर भेज दोगे तो आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब वी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। ठीक है सर, वी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। तो भी प्रोपोर्शनल टू आर रखेंगे, यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू आर रखोगे तो एम भी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। ठीक है सर, आर आर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन। ये नहीं है जा, ये कॉथी हो गई जा पहले क्या सर आर चले भी जा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है ना, जो एक्चुअल में होता है एटम में, तब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो लोग हमें कैसे पता चलेगा भाई, ये कई बार वर्क एनर्जी पावर में भी सिखाया है कि पोटेंशियल पता हो तो फोर्स निकाल सकते हो। और यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में mv स्क्वायर बाई आर फोर्स चाहिए, और फोर्स हमने निकाल लिया प्रोपोर्शनल टू आर, तो वेलोसिटी आर पे डिपेंडेंट हमें पता चल गया। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल। अब एक अच्छा है, अब बोलोगे सर ये तो आता तो हम नहीं कर पाते, अंडरस्टूड, नहीं कर पाते। तो एक्चुअल में छोड़ने के लिए होता था सर, होगा सवाल अगर एक्स आ गया तो, क्योंकि वो एक ऐसा सवाल आता है तो पैरेलली 4 कैसे सवाल आ सकते हो उसका एग्जांपल मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। 13 अप्रैल 2023 का सवाल ये भी है। अब देख क्या है, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम ऑफ बोर मॉडल इज r1 एंड द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज r2, देन रेडियस ऑफ r2 बाई r1। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z हमने पढ़ा था। तो रेडियस r2 बाई r1 पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो r2 हो गया तुम्हारा ऑर्बिट, बोलो r2 क्या है, 4 होल स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज रिप्रेजेंटेड बाई, हाँ तो फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये भी 4, एच जेड भी 4, तो ये आ गया नीचे 4 मल्टी बटा r1 लिखोगे तो r1 का यानी कितना है, सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 का होल स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम मतलब 2, ऐसे आएगा। तो 4 का होल स्क्वायर कटेगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे तुम्हारा 2 आएगा, तो 4/2 आ गया 2/1, ये आ गया r2 बाई r1। और r2 बाई r1 दिया तुम्हारा x:1, x बराबर तुम्हारा 2, देख ले भाई, देख ले r2 बाई r1 है ना, x बराबर 2 है। ये भी तो आसान सवाल है। चलो ये देखो, स्क्रीन पॉज करके इसको करो, 16 अप्रैल 2023 का सवाल है, अभी करो, स्क्रीन पॉज करो, स्लाइड 17
जेई हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा है। करो, बताओ बताओ बताओ। और ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट सवाल है, हाईली रिलेवेंट ऐसे सवाल आते हैं भाई, हाईली रिलेवेंट ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, क्या है? द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द Li डबल प्लस इज, Li डबल प्लस क्या होगा? रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, तो ठीक है ना। R बराबर आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड हमने पढ़ा था। आर नॉट है 0.51 एंगस्ट्रॉम, है ना। 0.51 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 लिख सकते हैं। इन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट मतलब 5 होल स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बटा 3, जेड की वैल्यू 3, तो ये हो गया तुम्हारा 25/3 मल्टीप्लाई 0.51 इंटू 10 टू द पावर -10। सॉल्व, ये हो गया। सर थोड़ा सा न्यूमेरिकली और सॉल्व करना पड़ेगा, नीट में नहीं आ गया इतना। तैयारी कर लो तुम, तैयारी हमेशा ऊपर की होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए हमेशा तैयारी। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से सही चूज करना। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल ऑर्बिट while in the Thomson model electrons always experience a net force। यार, atom has a nearly continuous mass distribution in a Rutherford model। हाँ, जे थॉमसन अल्फा पार्टिकल, जे थॉमसन और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। तो एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रदरफोर्ड मॉडल बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन थॉमसन मॉडल। नहीं है, तो गलत हो गया, ये तो गलत है। इसमें हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन थॉमसन मॉडल, ये तो थॉमसन ने बोला था कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, जे थॉमसन। रदरफोर्ड ने बोला था कि सेंटर पे मास होगा बस। क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड मॉडल इज डोम्ड टू कोलैप्स। क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन जे थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल डोम्स टू कोलैप्स, ये सही है, क्योंकि उसने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा रदरफोर्ड के मॉडल में, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सीलरेटेड एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके कोलैप्स कर जाना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम causes most of the mass in the Rutherford model but not the Thomson model। हाँ, ये सही है, ये भी सही है। तो क्या पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, the positively charged part of the atom possesses most of the mass। हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस possesses most of the mass in Rutherford model। Rutherford model में ही पता चला था, but not in a Thomson model। ये ज्यादा सही लग रहा है। क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड मॉडल, नहीं क्लासिकल रदरफोर्ड मॉडल पे थोड़ी ना, जे थॉमसन पे बेस्ड था। डोम टू कोलैप्स, कोलैप्स तो रदरफोर्ड वाला भी हो सकता था। मेरे हिसाब से आंसर डी आना चाहिए यार, डी आना चाहिए। डोम्ड टू कोलैप्स का क्या मतलब है? डोम्ड, ये अंग्रेजी की भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये तो सही है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम कॉजेज मोस्ट ऑफ द मास इन द रदरफोर्ड मॉडल। हाँ, पॉजिटिव चार्ज एटम के पास तो सारा मास होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेस है उसी के पास सारा मास होता है। इन द ग्राउंड स्टेट रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल ऑर्बिट while the Thomson model electrons always experience a net force। नहीं, ये थॉमसन मॉडल में नेट फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए नेट फोर्स तो नहीं लगना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या होता है कि आप देखोगे तो फोर्स बैलेंस ही है। मेरे हिसाब से डी आएगा आंसर, थोड़ा सा डाइसी है, कोई बात नहीं। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस टू द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दोनों का थर्ड ऑर्बिट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है भाई जेड बाई एन। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड, बोल दो, ऑर्बिट तो थर्ड है। The speed of the electron in a third orbit of He plus, the speed of the electron in a third orbit of hydrogen atom, third orbit of hydrogen atom, hydrogen helium 2:1 होगा। तो the ratio of the speed of the electron helium to the speed of the orbit of the hydrogen, तो पहले He का पूछा है फिर हाइड्रोजन का पूछा है, तो He का हो जाएगा 2:1, 2:1 ये आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 electron volt of energy, then angular momentum of the electron of the hydrogen atom will increases by the value of। करो तो स्क्रीन पॉज करके एक बार, सिर्फ लैंग्वेज है बेटा, सिर्फ लैंग्वेज और कुछ नहीं। स्लाइड 20, स्लाइड 20 सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ लैंग्वेज है।
सिर्फ लैंग्वेज है। स्क्रीन पॉज करके करिए, सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज है, बताइए ध्यान से। चलिए मैं बताता हूं। हाइड्रोजन, सॉरी बेटा सॉरी, बाप रे 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर्स, बहुत दूर है। फरीदाबाद जाना था आज। फरीदाबाद बहुत दूर है। चलिए, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट absorbed 10.2 electron volt of energy, then angular momentum of the electron of the hydrogen atom will increases by the value। सुनो, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब किया। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद के जाएगा? हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और उसी रिलीज एनर्जी के बराबर ये एनर्जी का फोटोन निकलता है। अब ये क्या कर रहा है कि यहां से फोटोन एब्जॉर्ब किया इसने, इलेक्ट्रॉन ने कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, फिर डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? बड़ा सिंपल है ना भाई, बड़ा सिंपल है ये, और हमें डिफरेंस देखा हुआ है तो समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक जाने में एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा? 2h/2 पाई सेकेंड ऑर्बिट और h/2 पाई। तो 2h/2 पाई से h/2 पाई घटाओगे तो h/2 पाई आएगा। अब h की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, हाँ, और 2 इंटू 3.14, तो 3 दूना 6, लगभग लगभग 1 के आसपास आएगा। 1 इंटू 10⁻34, ये तो होगा नहीं, यही लग रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कितने लोगों ने कर लिया था स्लाइड 20 पे? बताओ, स्लाइड 20 पे कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं mvr बराबर nh/2 पाई होता है, तो मोमेंटम mv होगा, p बराबर होगा nh/2 पाई आर। देख लो ऐसा में ऑप्शन है तो nh/2 आर, nh/2 पाई आर, पहला ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन let k, p and e are the kinetic energy, potential energy and total energy, then choose the correct option if the electron undergoes transition to the higher level। अब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी तो घटेगा, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी निगेटिव में घटेगा, मतलब ये बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा लेकिन पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ेगा। बताओ, स्लाइड 22 क्या फील है पूरी बात का? ये ग्रेविटेशन में भी यही होता है। The electron in a moving in a nth orbit of hydrogen atom, then its velocity vn for the nth orbit is given by। तो velocity होता है z/n, पहला आंसर चला जाएगा इसमें, z/n। तो imagine that the electron in a hydrogen atom is replaced by the muon। देखो ये नीट में भी पूछा है, और कब पूछा इसमें? 21 में पूछा है, नीट में शायद 19 या 20 में पूछा है। जो नीट का सवाल एग्जैक्टली यही ने डायरेक्टली कॉपी किया है इस बार। कितने लोगों को ये याद आ रहा है कमेंट करके बताएंगे। स्लाइड 24 पे नीट में भी ये सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है, इसको जेई ने कॉपी किया है। जेई का तो कॉपी नीट में होगा ही। फिर तो याद आया तो ठीक, नहीं याद आया तो भी लिख दे सर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो PYQ जाके देख, पता चल जाएगा। इमेजिन दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय द म्यून, द मास ऑफ द म्यून इज 2.7 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन, then the ionization potential energy of the hydrogen, ionization potential energy मतलब टोटल एनर्जी का ही वैल्यू होता है पॉजिटिव में। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का मोड, टोटल एनर्जी का मोड। टोटल एनर्जी क्या था सर? काइनेटिक एनर्जी का मोड। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था me⁴ z² बाई 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n² h²। अरे भाई साहब रट लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर प्रोपोर्शनल होगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन का मास था उसको सॉल्व करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, हाँ।
लेकिन ये बोला है 207 गुना मास बढ़ गया तो 207 गुना आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बस खत्म हो गया। इसीलिए ये टर्म आपको पता होना चाहिए था। डायरेक्टली रट लोगे 13.6 तो कैसे सॉल्व होगा? तो मतलब 207 से गुना करते हैं, हाँ 207 गुना 13, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आएगा 207 गुना 13, मतलब 2000 से तो ऊपर ही जाएगा ना, सही तो आ रहा है एकदम। 207 गुना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, एकदम सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द सिंगल आयोनाइजेशन कार्बन हैज सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। करो, ये होमवर्क है तुम्हारा, स्लाइड 25, मेरे हिसाब से 6 आएगा। एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एनर्जी होता है, तो कार्बन का Z6 तो हाइड्रोजन का N6, तभी तो बराबर हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सुन, टाइम पीरियड बराबर दिया है तुम्हारा T0, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻16, सही है, ठीक है। और टाइम पीरियड होता है प्रोपोर्शनल टू N³/Z²। अब ये बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, तो फ्रीक्वेंसी F बराबर F0 Z² होगा। हाँ, ये फ्री F0 होगा, इसका इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको 1.6 को 1.5 लिखो 3/2, तो 2/3 इंटू 10⁻16 बटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट 2 का होल स्क्वायर, तो होगा 2/3, 2 दूना 4 इंटू 10⁻16, 4 तिया 12, एक और उतार लो 20/12 इंटू 10⁻15, 20/12, तो 20/12 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻15 है, 6 पॉइंट समथिंग तो नहीं आ रहा, 5.6 इंटू 10 का 12 नहीं, 15 के आसपास होगा, 12 तो जाएगा नहीं, 200/12 कर दूं क्या? कुछ तो गड़बड़ होगी। 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड 1.6 को हम लिख सकते हैं 1.5, मतलब 3/2 1.5 होता है इंटू 10⁻⁻16, तो F0 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 2/3 इंटू 10⁻16, यही तो हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻16, यही तो होगा सर, ये तो ठीक है। अब टाइम पीरियड N³/Z² होता है, टाइम पीरियड N³/Z² होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा Z²/N³, time for revolution of the electron ground state of orbit in hydrogen atom first excited N2। अच्छा 2 का क्यूब 8 आएगा ना, वही तो 2 का क्यूब है ये, 8 होगा ये, 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 10⁻16। अच्छा ठीक है, तो एक उतारोगे तो 20, एक और उतार दो तो 200/24 इंटू 10⁻14, 200/24 मतलब सही है, ये आ जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट excited by the absorbing a photon of 980 angstrom, then radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius will be। ये बढ़िया सवाल है, ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्लाइड 27, नीट का ये 3 सवाल के बराबर, याद रखिएगा, ये एक सवाल नीट का 3 सवाल के बराबर है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, 3 सवाल के बराबर है। चलिए देखिए, if He plus ion is in first excited state, its ionization energy is, हाइड्रोजन हीलियम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? उसी का अमाउंट होता है, तो टोटल एनर्जी होती है 13.6 Z²/N²। तो हाइड्रोजन हीलियम का मतलब N की वैल्यू 2, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2, तो 2/2 का इसका कट जाएगा तो 13.6 ही तो आएगा चाचा, ये रहा आंसर, सेम ही तो रह गया। बुरुवक के बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3rd ऑर्बिट विल बी, 1 मिनट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 है, बटा हमें निकालना है V0, ये कब है? 7th ऑर्बिट में, तो 7 ऊपर आ जाएगा 3, ऐसा होगा, तो V0 बराबर हो गया 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 इंटू 2, 12 तिया 36, और 12 सतह 84, 8.4। अरे भाई साहब खूबसूरत, देखो ये कॉन्फिडेंस है, देखो एग्जैक्टली सेम आया,
एग्जैक्टली सेम आया बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन एटम लेमडा 1 एंड लेमडा 2 वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें लेमडा 1 एनर्जी का फोटोन निकला है, इसमें लेमडा 2 एनर्जी का फोटोन निकला है, ठीक है। देन रेशियो ऑफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इज x/32। देन वैल्यू ऑफ x इज, सुनो, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो लेमडा 1 क्या होगा? तो लेमडा 1 होगा 1/λ1 बराबर r फाइनल 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, ये आएगा। तो 1/λ1 बराबर होगा r 8/9, एलसीएम लोगे 9, 9 में से 8/9, तो लेमडा 1 बराबर आ जाएगा 9/8r। ऊपर जाएगा 9/8r, ये लेमडा 1 है। लेमडा 2 क्या होगा? लेमडा 2 2 से 1 में आया है, तो 4 3r/4 आएगा, 3/4r मतलब ये है, ठीक है। अब इसने बोला है कि लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशियो 1/32 है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2, लेमडा 1 है 9/8r और ये हो जाएगा 3 ऊपर में 4r, कटेगा 3 3 4 3 12/8, तो ये आ तो रहा है 12/8 को इसने बोला है x/32 है। x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लो ना, 12/8 को इसने x/32 बोला है, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 और 12 चौक 12 3 36, 12 चौक 48, 48, x बराबर 48 है। एक बार देखो मैंने सही किया है। बीम of monochromatic light used to excite the electron in Li plus from the first orbit to the third orbit. Then wavelength of the monochromatic light found to be इतना। Then value of x is, सबसे पहले देखिए, beam of monochromatic light used to strike the electron in a Li plus from the first orbit to the third orbit. First orbit मतलब n बराबर 1, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, यहां से यहां गया है, तो यहां से जो आया है मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? SC/λ वेवलेंथ होगा, या वेवलेंथ ही तो पूछा, तो 1/λ निकाल देना। 1/λ इज इक्वल टू होगा, आर के टर्म्स में देखोगे SC दिया हुआ है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो देखो, एनर्जी डायरेक्टली लिखो, SC/λ इज इक्वल टू, क्योंकि SC की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो SC/λ देखना ध्यान से, SC/λ फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी इसके डिफरेंस के बराबर होगी, ये होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर पाई एन स्क्वायर। तो एन यहां पे तुम्हारा 1 है, तो इसको रखोगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट में गया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये जेड बराबर भी 3 है, जेड बराबर भी 3 है, तो यहां से जेड बराबर 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9, और ये तुम 3 रखोगे, 3 का होल स्क्वायर कट गया, तो ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया है, तो SC की वैल्यू रख दो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये तुम्हारा SC की वैल्यू है, बाई लेमडा इज इक्वल टू 8 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, लेमडा को यहां ले जाओ, तो लेमडा बराबर होगा 1242 नैनोमीटर बटा 8 इंटू 13.6, ये आ गया नैनोमीटर। देखो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ द पास्चर, ये नीट में नहीं आएगा, नॉट इन नीट, लेकिन ये नीट में पक्का आएगा, ये नीट में पक्का आएगा, 200% ऐसा सवाल आएगा, 200% लिख के देता हूं, 200%। एटम से अगर 2 सवाल आए ना, अगर 2 सवाल अगर एटम से आ गए ना, तो 1 सवाल ये होगा पक्का। 2 सवाल अगर, 1 सवाल अगर एटम से आ गया तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर 2 सवाल एटम से आ गए, मतलब बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं एकदम, अगर 2 सवाल एटम से आ गए तो उसमें से 1 सवाल यही होगा, मतलब यही लाइमन बाल्मर पास्कल का होगा। इसको स्लाइड पॉज करके, स्लाइड 32 सो खुद सॉल्व करो। इफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चर, देन वैल्यू ऑफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चर। लाइमन का थर्ड मेंबर, तो लाइमन का जो फाइनल है जहां पे हमें पहुंचना है वो तो फर्स्ट होगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट, लाइमन सीरीज है, लाइमन्स का कौन सा है वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द लाइमन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड,
n बराबर 2 से 1 पर, 3 से 1 पर, 4 से 1 पर, ये आएगा, यहां से यहां आएगा, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ द पास्चन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन, मतलब n3, n2 बराबर 3, n1 बराबर 4, ये होगा क्या? चलिए लेमडा वन निकालते हैं। लेमडा वन, 1 लेमडा वन बराबर r, 1 माइनस 16, तो ये 16 एलसीएम लोगे तो 15r/16, 1/λ1, तो λ1 आ गया 16/15। चलो ये हो जाएगा 1/λ2 इज इक्वल टू r, 1/9 माइनस 1। सर आप कैसे 3 और 4 को सीधा पुट कर रहे हो? आप n1 n2 देख ही नहीं रहे हो, पहले मैंने बता दिया, बड़ा वाला यहाँ रखना। बताओ, 16 85, 16 छक 96, 16 85, 16 और 9 आएगा क्या? हाँ, तो इसका एलसीएम क्या होगा ये बताओ, एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा, देखो ऐसा होता है कि 9 और 16 है, तो 9 इंटू 16 ही रख लो, ये हो जाएगा 9 माइनस 16, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। 1/λ2 बराबर हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा? सॉरी 16 है ना, 16 है भाई, 16 है, 16 माइनस 9 है, 16 मल्टीप्लाई 9, तो 16 और 9 में से जाएगा तो 7 आएगा, 7, 16 माइनस 7 7, 16 मल्टीप्लाई 9। अब हमें चाहिए λ1/λ2, तो λ1 बोलो 16r/15 मल्टीप्लाई, ये बोलो तो 16 मल्टीप्लाई 9/7, ये आ रहा कुछ। तो यहां से 5 से कैंसिल करोगे तो 3 और 5 दिया 15, 16 16 7/107, तो नीचे आ रहा है। वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सही तो लिखा है, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, लाइमन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, n बराबर 4 से n बराबर 1 पे है, सही तो है। पास्चन n बराबर 3, फर्स्ट मेंबर पास्चन n बराबर 4 से n3, सही है, ये तो सही किया यार, ये तो सही किया है, सही किया है, सही किया है, तो सही किया है, कुछ गड़बड़ दिया है क्या? λ1 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, n4 से फाइनली 1 पे आए, और यहाँ पे 1 4 से यहाँ पे 3 पे आए, पास्चन। देन वैल्यू ऑफ λ1, 1/λ1 बराबर आएगा r, 1/16, तो λ1 बराबर आ गया 16/15, ये आएगा, और λ2 आ जाएगा 1/λ2 बराबर होगा r, 1/9 माइनस 1/16। इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, होमवर्क है तुम्हारा, एक बार करो, खुद करो, हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, हम झूठ मूठ के समय खराब करें। The recoil speed of the hydrogen atom after emit a photon going from n बराबर 5 स्टेट टू n बराबर 1 स्टेट, n बराबर 5 स्टेट से 1 बराबर 1 स्टेट में जब ये जाएगा, तुम वेवलेंथ निकाल लोगे क्या? सर वेवलेंथ निकाल लेंगे, 1/λ से ये r इंटू वेवलेंथ निकाल लेंगे, हाँ सर वेवलेंथ निकाल। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होता है, जब मान लो यहाँ से कोई एटम से फोटोन निकलता है, तो मोमेंटम लेके जाएगा h/λ, ये फोटोन, फोटोन की मोमेंटम है, उतना ही मोमेंटम लेके ये जाएगा, तो इसकी मोमेंटम को लिख लोगे mv0, रिकॉइल वेलोसिटी हो गया, तो रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा h/λm, और लेमडा तुम निकाल सकते हो, h/m कर दो, रिकॉइल इसमें हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के मास प्रोटॉन के मास के बराबर रहेगा, बात खत्म ना। ये कंसेप्ट ही तुम्हें यूज करना है, न्यूमेरिकली सॉल्व मत कर, डोंट सॉल्व इट, बोल रहा हूं तो कुछ मतलब से बोल, डोंट सॉल्व इट, मतलब नीट में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नीट में सवाल नहीं आया, लेकिन न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया था, बस फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला है, तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया। X different wavelength may be observed in the spectrum from the hydrogen sample if the atom is excited to the state with the principal quantum number 6, then value of X is, अरे यार ये तो पता है ना, n इंटू n माइनस 1/2 होता है भाई, तो पता है। First spectral line of the hydrogen atom Balmer series given by λ1, λ2 and λ3 considering the Bohr atomic number. First three spectral line, अच्छा first three spectral line of Balmer series है, Balmer series का पहला लाइन होगा 2 2 3, फिर दूसरा होगा लाइमन बाल्मर 2, ये आएगा 4 से,
और फिर होगा 2, ये आएगा 5 से, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, ठीक है ना। देन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन λ1 बाई λ2 का रेशियो क्या, कर लो, इजी तो है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बस इतना यहाँ पे ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मकसद यही था कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है और नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, बस रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ हो जाएगा। स्लाइड 36 बेटा। हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम m सेल टू द l सेल, ओ ये बताया था, ये कलमन बोलते, कलमन तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द m सेल टू द l सेल, m सेल टू द l सेल, वेवलेंथ ऑफ द इमेज इज लैम्डा। व्हेन जंप फ्रॉम n सेल टू l सेल, KLMN, n टू l तो ये λ2 कर ले, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, तो थर्ड से सेकंड में है तो लैम्डा है, तो फोर्थ से सेकंड में आएगा तो क्या होगा, ये पूछा है। दैट्स इट, ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़िए आप ध्यान से, इसको कर लीजिए और जो होमवर्क दिया जरूर कर लीजिएगा।